co-powered by Techno। बाजार बोलता है। एफआईज डीआईज का डेटा देख लेते हैं। कल एफआईज ने थोड़ी सी सेलिंग की है, लेकिन डीआईज ने अच्छी खरीदारी की है मार्केट में। तो अच्छी भी नहीं कह सकते, एक मीडियम रेंज कह सकते हैं, क्योंकि करीब 754 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज ने की। हालांकि एफआईज ने 1635 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी फ्राइडे के सेशन में ही एफआईज ने काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग करके ले गए थे। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है एफआईज की तरफ से। छोटी मोटी सेलिंग बाइंग आती रहेंगी। तो ये इंस्टीट्यूशंस का डेटा जो है वो मिक्स है। एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है, क्या पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। तो एक बार देख सकते हैं मिक्स रुझान। डाउ में तेजी थी कल। नेस्डेक में चूंकि एप्पल का शेयर टूटा था, तो उसकी वजह से थोड़ा आईटी टेक शेयरों पर दबाव था। नेस्डेक नीचे था। शंघाई लाल निशान में करीब आधा % नीचे। हैंसेंग करीब 1.5% ऊपर। निकाई करीब 2% नीचे। कोस्पी करीब 0.25% ऊपर। तो मिला जुला रुझान ग्लोबल इंडिसेस से देखने के लिए मिल रहा है। टॉप गेनर्स लूजर्स देख लेते हैं, कौन से शेयर हैं जो कि आज ऊंची छलांग लगा रहे हैं और कौन से शेयर हैं जो फिसल रहे हैं मार्केट में। तो नावा यहाँ पर करीब 7.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। नुवेको करीब 6.5%। रिलायंस इंफ्रा करीब 4.25%। शिवालिक बायोमेटल करीब 5% और महानगर गैस करीब 4.5% बढ़ा हुआ है। साथ ही टॉप लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं, कौन से शेयर हैं जहां पर कि आज स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, इनफैक्ट फिसले हुए हैं। तो गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर करीब 6% की गिरावट। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग करीब 5.5% नीचे। अपार इंडस्ट्रीज 3%। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करीब 3% और केआरबीएल करीब 3% नीचे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ग्लोबल खबरें कौन सी हैं जिन पर की मार्केट की नज़र रहेगी। तो ऑफकोर्स चूंकि फेड की मीटिंग आज से शुरू हो रही है, तो सबकी नज़रें फेड पर हैं। और फेड के लिए किसी भी बड़े रिसर्च हाउसेस के कमेंट्स आना या कोई सर्वे आना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक सर्वे आया अमेरिका में, जहां पर की बात हो रही है कि दिसंबर तक जो रेट कट होगा वो करीब 118 से 20 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। इस रेट कट में 25 बेसिस पॉइंट की संभावना 50% है। 50 बेसिस पॉइंट कट की संभावना भी 50% है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेट कट की संभावना तो पूरी ही है, अब 25 और 50 की लड़ाई है और दोनों की ही प्रोबेबिलिटी भी 50-50 हो चुकी है। दूसरी खबर कि एप्पल आईफोन की डिमांड जो रहेगी वो थोड़ी धीमी रहेगी, ऐसा एनालिस्ट कम्युनिटी मानती है यूएस में। और आईफोन 16 की अभी लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसकी डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कल एप्पल का शेयर 4% अमेरिकन मार्केट्स में गिरता हुआ दिखाई दिया। कुछ एक घरेलू खबरें जहां पर कि फाइनेंस मिनिस्टर के जो बयान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि Q2 जीडीपी ग्रोथ तेज रहेगी एज़ कम्पेयर टू Q1। Q1 में चूंकि इलेक्शन रिलेटेड जो खर्च थे, इलेक्शन की वजह से जो सरकारी खर्च थे वो कम हो गए थे, वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए थे, वो अब एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे Q2 में। तो जिसका इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में वो रिफ्लेक्शन जीडीपी आंकड़ों में दिखाई देगा। महेश सर, जो जीडीपी डेटा Q1 के आए थे वो भी इतने ख़राब नहीं थे। चूंकि इलेक्शन ईयर होता है, इलेक्शन का क्वार्टर होता है, उस पर इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है, हर देश में देखने के लिए मिलता है। सर, रैलिस इंडिया और ये जो एग्री से जुड़े हुए काउंटर हैं या कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए काउंटर हैं, जिनको इकोनॉमी से और एग्री से दोनों से जोड़कर देखा जाता है, उनमें कोई आपकी प्रिफर्ड पिक है क्या? नहीं, रियलिस्ट फिर भी अच्छा लगता है। काफी टाइम से ये स्टॉक्स जो है मोमेंटम में रहता है और ये स्टॉक्स जो है रिजनेबली वैल्यूड भी लगता है। तो रियलिस्ट में अगर किसको ध्यान बैठता है तो वापस से नीचे के लेवल पे 310 से 315 की रेंज में अगर आता है तो वापस में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। और अपर साइड की रेंज में 340 से 350 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली भी अच्छा है और काउंटर में बाकी सारी चीजें भी पॉजिटिव है। और इसमें ये कंपेरेटिवली बाकी सारे स्टॉक्स इसमें रन उतना नहीं हुआ है, तो यहाँ से ये स्टॉक्स के अंदर थोड़ा अगर इसको पोजीशन बनाना है तो बना सकते हैं। जी। साथ ही आज जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है इंडियन यूटिलिटीज़ पर। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड, ये उनकी टॉप पिक है। हमारी एक दर्शक भी सवाल पूछ रही हैं, सोनाली मोहपात्रा जी, पावर ग्रिड में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए सर। और एचसीसी पर भी इनका सवाल है। पहले सर, पावर ग्रिड में कुछ है क्या एंट्री लेवल, आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, देखो, पावर ग्रिड को अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते हैं तो फिर ये लेवल पे भी एंट्री लेना कोई खराब नहीं है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और मार्केट जो अभी के हिसाब से देखें तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर सब जगह पे बन रहा है।
तो थोड़ा जब तक वो प्रेशर है वो सेटल होता है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं पे अपन ध्यान दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपका नजरिया एकदम ही 2 से 3 साल तक का है तो पावर ग्रिड लेने में बुराई नहीं। पावर सेक्टर जो है आउटलुक पॉजिटिव है। कंजम्पशन डे बाय डे यहाँ पे अपन बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। और डिमांड भी जो है अच्छी खासी है, तो उसके हिसाब से पावर ग्रिड जो है आप प्रिफर करके ले सकते हैं। या फिर अगर आपको वैसे लेना है तो ट्रांचेज में ऐड करना चालू कर दीजिए। अगर कोई भी डिप आता है थोड़े थोड़े लेना चालू कीजिए। तो पावर ग्रिड डेफिनेटली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे को लग नहीं रही है। और जी लेवल वाइज अगर देखें अपर साइड के जो टारगेट है, तो कम से कम मिनिमम 25% की अपसाइड जो है अपन इस साल भर के नजरिए के हिसाब से मान के चल सकते हैं। जी। सर एचसीसी पर भी इनका सवाल था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर 49.52 की कुछ खरीदारी की हुई है इन्होंने, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना है? नहीं, आप होल्ड करिए, थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल ये स्टॉक्स अगर अपर रेंज से देखे तो 57 के बाद में थोड़ा सा इसको प्रॉफिट बुकिंग आया, एक स्टेबलाइजेशन हुआ है। अब ये वापस जैसे 52-54 के ऊपर निकलेगा तो वापस इसके अंदर वापस एक मूवमेंट वापस जनरेट होगा। बट यहाँ से अब आपको थोड़ा सा 3 से 6 महीने का नजरिया रखना पड़ेगा। स्टॉक्स ने नीचे से अपसाइड के लेवल काफी शॉर्ट टाइम में दिखाए थे, तो उसके बाद में एक कंसोलिडेशन हुआ है। ये वापस से कंसोलिडेशन जोन जो है 54 के ऊपर जो है वापस से नया फ्रेश ब्रेकआउट बन जाएगा। तो वो टाइम जी पे ये वापस से अपसाइड लेवल आपको दिखाएगा। 80 से 85 तक के टारगेट साल भर के नजरिए से वही इंटेक्ट आप स्टॉक्स के अंदर बने रहिए। और काफी कुछ चीजें हैं जो शायद अपने को 3 से 4 महीने के अंदर ये स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। शायद मैनेजमेंट वो टाइम टू टाइम अपडेट भी कर देगा। और जैसे हमारा पुराना ट्रैक है, तो उसके हिसाब से इसकी बैलेंस शीट में काफी कुछ सुधार हुआ है। तो आगे भी अपन इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू देख सकते हैं। आप होल्ड करिए, स्टॉक्स के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो यहाँ से एक अपसाइड अच्छा खासा अपने को देखने की पूरी पूरी उम्मीद है। जी। सर कुछ एक खबरों की तरफ भी बढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए करार किया है, ओपन एआई के लिए। साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज को बढ़ाएगी इसकी मदद से। तो कंपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पूरी एग्रेसिव साइड पर काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ जुड़ी है। आज स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम भी है, कैसे देखें सर? देखिए, गोयनका ग्रुप की जो सारी कंपनीज है आप देखेंगे, तो सारी कंपनीज के अंदर ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना हुआ है। तो ये सारी कंपनीज का जो पहले का जो एक था, उसके बाद में जो सारी कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। डे बाय डे इनका वर्किंग पैटर्न जो है काफी बढ़िया इम्प्रूव हो चुका है। तो यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली नजरिया पॉजिटिव रहेगा एफएसएल के ऊपर। और वैल्यूएशन वाइज भी कहीं पे देखे तो कंफर्ट आता है। तो यहाँ से अगर किसकी इच्छा हो तो यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है। एक छोटा कोई भी डिप अगर आता है 290 से 300 तक का, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी अपन फ्रेश पोजीशन भी बनानी हो और नया एडिशन भी ऐड करना हो तो किया जा सकता है। अपर साइड के रेंज 360 से 375 तक के लेवल जो है अपन एफएसएल के अंदर देख सकते हैं। बाकी भी जो कंपनीज है मेरे हिसाब से पीसीबीएल है या फिर इनके जो होल्डिंग कंपनीज है उसके अंदर भी देखेंगे, तो वहां पे भी एक मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे ये इन स्टॉक्स के अंदर कहीं कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां पे एक वापस इन्वेस्टमेंट के ओरिजिन के हिसाब से वापस इनमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अपन 1 से 2 साल तक का नजरिया रखें तो इसमें सारे स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं पे एक अपसाइड अपने को देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक एफएसएल है, आरपीएसजी वेंचर है और पीसीबीएल है। यहाँ पे स्पेसिफिक अपना ध्यान बनता है। और कोई भी बाई ऑन डिप पे यहाँ पे एक वापस से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। बिल्कुल। सर एक खबर और आई टीवीएस मोटर्स पर, जहां पर कि इन्होंने सुपर प्रीमियम स्पोर्ट बाइक अपनी अपाचे RR310 की लॉन्च की है। और जो बाइक की कीमत है 2.25 लाख रुपए से 2,97,000 के बीच, लगभग 3 लाख रुपए के बीच में ये बाइक के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। सर बाइक अब कार की तरह रेट पर आ रही हैं और सुपर प्रीमियम बाइक का क्रेज़ भी यूथ्स में काफ़ी बढ़ रहा है, कैसे देखें टीवीएस मोटर को? टीवीएस मोटर की बात करें तो पिछले कुछ ही टाइम में ये आपको 2000 से अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सका। तो यहाँ से एक अब यहाँ से ये लेवल पे एक एंट्री बनाना थोड़ा सा अपने को लगता है कि रिस्की हो जाता है। आप वापस से 2650 तक की रेंज अगर इसमें देखने को मिलती है, वो टाइम पे एंट्री बनाई। हालांकि अनाउंसमेंट है, जो नई लॉन्चेस है वो सारे पॉजिटिव फैक्टर है।
बट कहीं ना कहीं पे लगता है कि भी अगर किसने शॉर्टर टर्म में अगर पोजीशन बनाई है तो कहीं ना कहीं पे ये लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग बनता है। और वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा भी तो वहां पे एक 2650 तक के वापस से लेवल अपने को देखने को मिले तो वहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और अपसाइड में वापस जब करेगा तो 3150 तक के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखे और थोड़ा सा डिप का वेट करे तब इसमें पोजीशन बनावे तो ज्यादा जी बेटर रहेगा ये लॉन्ग टर्म प्लेयर के हिसाब से। शॉर्ट टर्म प्लेयर के हिसाब से मैं बोलूँ तो 2780 से 2785 तक का जो है वो लेवल अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे पोजीशन बनाइए। और 27 से 2758 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2850 से 2875 तक के लेवल जो है टारगेट उसमें देखने को मिल सकते हैं। ये टेक्निकली शॉर्ट टर्म टर्म का नजरिया बन सकता है। बिल्कुल। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं सर, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक हैं जो जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। वैशाली चौधरी जी का सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पर। सर इनके पास कुछ शेयर हैं 245 के और कंटेनर कॉर्प के भी कुछ शेयर हैं 1029 के। प्लीज़ एडवाइस क्या करना है, इनको होल्ड करें या स्विच कर सकती हैं कहीं पर? नहीं देखिए इंजीनियर्स इंडिया पे बात करें तो यहाँ से एक कंपनी वेल पोजीशन है तो वहाँ पे कोई दिक्कत हमारे को दिखाई दे नहीं रही है। तो कोई भी डिप आता है जैसे कुछ दिन पहले भी इसमें वापस अपसाइड बना था वापस एक डिप आता है तो यहाँ पे एक पोजीशन वापस से बनाई जा सकती है। आपके जो लेवल है उसके उसको सरपास करने की पूरी पूरी उम्मीद है। 6 से 12 महीने का एक नजरिया इसके अंदर बना के चलिए तो वहाँ पे आपको एक रिटर्न भी जनरेट करके देगा। अभी फिलहाल काफी दिनों से स्टॉक्स के अंदर डाउन साइड बना हुआ है लेकिन जल्दी इसके अंदर हो सकता है कि वापस से अपसाइड के लेवल अपने को देखने को मिलेंगे। जी दूसरी बात करें कंटेनर कॉप की तो कंटेनर कॉप में स्पेसिफिक अपन देखें कि ये वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो हमारे को एज पर मैनेजमेंट कमेंट्री अपने को लगता है कि कहीं ना कहीं पे अच्छे आएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर देखना चाहे तो वो वापस से ये लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है। और नजरिया जो है इनको ये सब चीजों के अंदर थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। 12 से 18 महीने का नजरिया कम से कम इसमें रखना पड़ेगा तब जाके ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं पे आपको पैसा बना के देंगे। शॉर्टर जी टर्म में इनकी जो खबरें आती रहती है उसके साथ प्रेशर भी बना हुआ रहता है। तो इनके भाव आने की पूरी पूरी उम्मीद है। हमारे टारगेट कम से कम 1250 से 1300 तक के लेवल जो है 12 से 18 महीने के व्यू से देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे भी पॉजिटिव बना हुआ है। बिल्कुल। एक और खबर सर, रिलायंस इंफ्रा यहाँ पर 19 सितंबर को फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी और फंड क्यूआईपी के ज़रिए भी जुटाया जा सकता है, वारंट्स के ज़रिए भी, जो कन्वर्टेबल वारंट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, इन सभी ऑप्शन को खंगोला जाएगा और उसमें से कोई एक ऑप्शन, दो ऑप्शन जो कंपनी के बोर्ड को ठीक लगेंगे उसके हिसाब से फंड रेज करने पर बात होगी। सर अनिल अंबानी ग्रुप दोबारा से लाइमलाइट में तो आ रहा है, लेकिन इमेज जिस तरह की बनी इनकी पिछले 15 सालों में, वो इन्वेस्टर्स के माइंड में शायद अभी भी भूले नहीं होंगे इन्वेस्टर्स। क्या रिलाई कर सकते हैं इनके शेयरों पर लोग? देखिए वो इम्पैक्ट जो है शेयर होल्डर के दिमाग में रहता ही है चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लो। बट कहीं ना कहीं पे अब धीरे धीरे जो आप कुछ महीनों या कुछ साल का अभी ये पिछले 6 से 12 महीने का देखेंगे तो काफी कुछ चीजें पॉजिटिव भी हुई है। तो जैसे जैसे जो जो डेटा कंपनी अपडेट करी है उसके हिसाब से एक पॉजिटिवनेस भी बनी है मार्केट के अंदर। और बट जो बीच बीच में इंसिडेंट हुए हैं वो हमें कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर को एक निराश जरूर करते हैं। बट ये पार्ट एंड पार्सल है मार्केट के अंदर। कई बार ऐसी चीजें होते रहती है बट हमारे को रिलाई कंपनी के जो अपडेट्स है उसके ऊपर करना चाहिए। और अपडेट्स फिलहाल रिलायंस इंफ्रा ले लो, रिलायंस पावर ले लो, इसके अंदर अपडेट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक वापस से कंसोलिडेट होता है और यहाँ पे अगर कोई भी चीजें वापस से रीजनरेट होती है तो इन स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव नजरिए रख के चला जा सकता है। फिलहाल ऐसा कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं रहा है कि यहाँ से ज्यादा कोई डिप अपने को देखने को मिले। अपसाइड के पोटेंशियल थोड़े ज्यादा लग रहे हैं दोनों कंपनी का। आर पावर की बात कर लो या रिलायंस इंफ्रा की बात कर लो, दोनों में एक पॉजिटिव नजरिया अभी बना हुआ है। जी चलिए, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मनीष भाटिया जी जुड़े हैं जोधपुर से। मनीष जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर बहुत बढ़िया जगह से जुड़े हुए हैं आप, राजस्थान वन ऑफ थैंक यू द सर। फाइनेस्ट स्टेट है इंडिया का। थैंक यू बताइए सर। सर सवाल। थैंक यू सर। एक्चुअली इरकॉन लिए हुए हैं मैंने 150 शेयर, ओके। 115 शेयर लिए हुए सर। 300.41 पे लिए रखे हैं। हम्म। तो इसमें मुझे अब क्या करना है सर? एक इरकॉन है और एक एनएफएल भी ले रखा सर, आप कहें तो वो भी पूछ लूँ मैं। बिल्कुल। इरकॉन पर वैसे हमने एक
बड़ी सी कवरेज की थी, उसमें फंडामेंटल टेक्निकल सब तरह के व्यूज़ पर हमारी बात हुई थी। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं इरकॉन का। आप मनी 9 के ऐप पर जाकर सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपका क्वेश्चन लेके आपको अभी सॉल्यूशन भी दिलवा देता हूँ। महेश सर, क्या करना है इरकॉन में अभी? देखिए, इनके भाव का 300 रुपये के भाव में इन्होंने लिया। अब वापस से इनको ये भाव से थोड़ा सा डिप मिलता है। अगर इनके पास में कोई भी फंड अगर अवेलेबल है तो वापस से वहाँ पे एक वापस से बाइंग करके अपनी एवरेज को कम कर लें। फंडामेंटली स्टॉक्स बढ़िया है। टेक्निकल सेटअप कभी कभार कमजोर होते रहते हैं, कुछ कारणवश या कुछ न्यूज के कारण स्टॉक्स के अंदर प्रेशर भी बनते रहते हैं, बट वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे कंफर्ट है वो वैल्यू अपने को वापस से देखने को मिलती है। तो स्टॉक्स के अंदर वैल्यू है, और हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं से पे 275 से 300 तक के लेवल जो है ये स्टॉक्स वापस दिखा सकते हैं। बात रेलवे सेक्टर की करें तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफर्ट अगर हमारे को कहीं पे आता है तो वो इरकॉन में आता है। तो ये लेवल पे अगर इनका है तो इनको घबराने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा भी फंड है तो वापस से यहाँ पे ये लेवल पे एवरेज कीजिए। थोड़ा सा वापस से अपसाइड मिलता है तो वो निकाल दीजिएगा, तो वहाँ पे आपकी एवरेज आउट से कम हो जाएगा और वापस से पोटेंशियल जो है आपके भाव में अपने को देखने को मिलेगा। तो इरकॉन, यस, यहाँ पे पॉजिटिव जी नजरिया है, आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना है तो फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। जी सर, एक और इनका सवाल था एनएफएल पर, नेशनल फर्टिलाइजर। सर, अगर मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि भारत की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है फर्टिलाइज़र में, वो करीब 21 से 25% रहती है सालाना। लेकिन इस साल से अब ये घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशंस काफ़ी पूरे कर लिए हैं, और ये घटकर 10% रह जाएगी। और आने वाले समय में अब हमारी जो ओवरऑल इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो ग्रेजुअली और कम होती जाएगी। एक समय था हम करीब 30% से ज़्यादा इंपोर्ट करते थे यूरिया का, जितना हमारी ज़रूरत होती थी सालाना, उसका 30% हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। सर, एनएफएल कैसा लग रहा है फर्टिलाइजर स्पेस में? फर्टिलाइजर ऑलरेडी काफी सारा रन कर चुके थे। यहाँ पे एक वापस से नीचे अगर सेटल होता है तो वहाँ पे एक वापस से बाइंग अपन इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ है, थोड़ा वापस से और डाउन ट्रेंड की उम्मीद है, तो थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड का वेट कीजिए। वहाँ पे वापस से रिवर्सल के साइन बनेंगे। तो थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। ये सर्कल जो है वापस से जैसे ही अपसाइड वापस निकलेगा, यहाँ से 5% समझ लीजिए, यहाँ से 5% अपसाइड होकर जैसे भी सस्टेन करेगा ये स्टॉक्स, तब इसमें वापस से जान बनेगी। फिलहाल इसमें इसके अंदर स्टॉक्स पे एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। थोड़ा सा वेट करो और उसको नीचे सेटल होने दो, उसके बाद में इसके अंदर वापस से एक पॉजिटिवनेस बना जाएगी। तो यहाँ पे एक नजरिया वैसा रहेगा। लॉन्ग टर्म है तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टर टर्म के लिए थोड़ा सा एक वेट करो और बाई ऑन डिप का नजरिया बना के चला जा सकता है। जी, साथ ही आज बात करेंगे और दो ऐसे काउंटर्स पर जो कि हाल में लिस्ट हुए दिग्गज काउंटर थे, लेकिन अब इस पर एफआईज बुलिश हो रहे हैं। एफआईज रिसर्च हाउस, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक पर आज गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने जो लक्ष्य दिया है 160 रुपये का दिया है, बाय रेटिंग दी है, और लक्ष्य 160 रुपये का दिया है। उनका कहना है कि टू व्हीलर ईवी से ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। जो कंपनी बैटरी की फैक्ट्री डाल रही है, उससे भी कंपनी को काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, और कंपनी FY27 तक ब्रेक इवन पर आ जाएगी, यानी कि एबिटा पॉजिटिव आ जाएगी। साथ ही FY24 से जो पिछले साल था, जो उसके रेवेन्यू थे, वहाँ से लेके अगले 6 साल यानी कि FY30 तक कंपनी की जो रेवेन्यू में सालाना ग्रोथ जो आएगी वो 40% तक आती हुई दिखाई दे सकती है। ये गोल्डमैन सैक्स के एस्टिमेट्स हैं। सर, ये आप कितने इससे इत्तेफाक रखते हैं कि 160 रुपये ओला इलेक्ट्रिक आ जाएगा, या आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा और डिस्क्लेमर के साथ में कि ओला इलेक्ट्रिक को हम आईपीओ से वैसे ही कवर कर रहे थे, और आईपीओ का कवरेज हमारा पूरा पूरा यहाँ पे था। और शायद मेरे हिसाब से बहुत रेयर ब्रोकिंग हाउस थे जिन्होंने लिस्टिंग गेन के साथ में रिपोर्ट ओला इलेक्ट्रिक के भेजी थी। तो हम उसमें से एक थे, शायद एक या दो ही रहेंगे, उसमें से हम एक थे। और तो वहां पे हमारा एक लिस्टिंग डे वाले दिन भी हमारा ये इंस्टेंट था कि ये इसको होल्ड किया जाए, और इसको आगे जो आउटलुक है हमारे को कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव लगता है। तो यहाँ से एक अपसाइड अपन ने साइकिल देखा, उसके बाद के अंदर थोड़े से इम्पैक्ट आए, और ये वापस से सेटल हो रहा है कहीं ना कहीं पे। अभी ये जैसे एंकर का पीरियड है, तो एंकर के पीरियड के टाइम पे थोड़ा सा सेटल होने का टाइम लगेगा।
अब बात ओला में मेन ट्रिगर जो है, इनकी बैटरी वाला ट्रिगर मेन है। अब बैटरी वाली जो ट्रिगर है वो शायद हो सकता है कि शायद वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ट्रिगर है। और जो ईवी स्पेस के अंदर थोड़ी सी इनकी दिक्कतें अगर सॉर्ट आउट हो जाती है, जहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड कुछ कंप्लेन अपने को देखने को मिलेंगी, तो होपफुल है कि मैनेजमेंट उसको एड्रेस कर रहा है। फिलहाल कुछ ही दिन पहले अपन एक इनके बेंगलुरु के अंदर जो था वहाँ पे इंसिडेंट अपने को देखने को मिला था। तो वो अगर इनका सॉल्यूशन हो जाएगा, और हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो जल्दी मैनेजमेंट उसके ऊपर जल्दी फोकस करेगा, उसके बाद में जो है इम्पैक्ट शायद कुछ एक अलग ही इम्पैक्ट आएगा। और ये जो लक्ष्य जो दिए हैं, ये बिल्कुल आराम से अचीव हो सकते हैं। ब्रेक इवन पे आना भी चाहिए, और लगता भी है कि बिल्कुल। ये जो नई जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इनका जो इन्होंने जो जैसे उनको टेक्नोलॉजी को कैप्चर किया उस हिसाब से लगता है कि ये फास्ट और फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये टारगेट जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आराम से अचीव हो सकते हैं, और हो सकता है कि इसको भी सरपास करें। बट जी। थोड़ा सा टाइम अपने को यहाँ पे भी देना पड़ेगा और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एक दो क्वार्टर और देख लीजिए, उसके बाद में ओला शायद हो सकता है कि अपने को अच्छे रिटर्न भी बना के दे सकता है। बिल्कुल। तो सर भी पॉजिटिव, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव, 160 रुपये के टारगेट तो गोल्डमैन सैक्स ने दिए ही हैं। दूसरे आईपीओ जिसने कि कल पूरा दिन स्ट्रीट को बिजी रखा, लोगों के दिमाग में वीकेंड्स में सभी पर एक ही दिमाग था, बजाज हाउसिंग का नाम। और इस पर एक अब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या करें, चूँकि बहुत सारे लोग जिनको आईपीओ में मिले वो कल प्रॉफिट बुक भी किया, कुछ ने नहीं किया, और कुछ ने कल इंट्राडे में भी ले लिया, और फिर जब अपर सर्किट लग गया तो लोगों ने बेचा भी नहीं। लेकिन इस पर भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, फ्लिप कैपिटल की। उन्होंने बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य 210 रुपये का रखा है। उनके हिसाब से उनका कहना है कि कंपनी की 3 सालों में जो बैलेंस शीट साइज है वो 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। एयूएम पर ब्रांच एलआईसी हाउसिंग के करीब पहुंच गया है, और एयूएम पर एम्प्लॉय कैनफिन होम से बेहतर है। तो ये इनके कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि फिलिप कैपिटल ने रखे हैं, और 210 रुपये का टारगेट रखा है। सर ये काउंटर आज भी 8% ऊपर है, क्या करें? जिनको लिस्टिंग गेन आ रहे हैं वो आज ले लें, या फिलिप कैपिटल जैसे लक्ष्य जो 210 के आए हैं उन पर अडिग रहें और उनकी तरफ देखें? देखिए, काउंटर के अंदर मोमेंटम फिलहाल बना हुआ है, और यहाँ पे आईपीओस के अंदर आप देखें तो डिमांड और सप्लाई जो है पहले कुछ स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस हिसाब से अभी फिलहाल एक मोमेंटम चल रहा है, तो मोमेंटम को चलने दीजिए। अगर किसको लगा हुआ है तो मोमेंटम जो एक वापस से कूल डाउन होता है, तब उसमें से वापस एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल अगर आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो हमारी सलाह कल से यही रही कि 50% बुक कर लीजिए, 50% आप होल्ड कर लीजिए। अब बात करें फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो यस, इनकी रिपोर्ट से काफी कुछ एक पॉजिटिव चीजें अपने को देखने को मिली है। कंपनी का एनपीए देखेंगे तो बेटर प्लेस्ड है, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है, ब्रांड नेम किसी से छिपा नहीं है। बट हमारा एक ही कंसर्न है, जो हमें इनके टारगेट शायद हो भी जाएंगे, जल्दी भी हो जाए वो नहीं है, बट एक 2 से 3 से 5 साल का नजरिया हम जो समझ रहे हैं, वहां पे हमारे को लगता है ये सेक्टर के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर कंपटीशन जो है वो काफी बढ़ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं पे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है, जहाँ पे एक थोड़ा सा कंफर्ट कम आ रहा है। बाकी स्टॉक्स के अंदर बाकी तो सारे कंफर्ट आ रहे हैं, बट वो कंफर्ट जो है अभी तक नहीं आ रहे। काफी कुछ प्लेयर है अवेटेड है, शायद वो मार्केट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज है, शायद वो चीज को हम कहीं ना कहीं पे सब पूरा मार्केट अभी तक मिस आउट कर रहा है। तो और लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो चीजें जो है जल्दी मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल। डेफिनेटली ये रिपोर्ट ठीक है। आप मोमेंटम को कोई भी चेस कर रहे हैं तो मोमेंटम को चेस कीजिए, वापस एक लोअर लेवल का एक स्टॉप लॉस जो है 165 के करीब करीब एक स्टॉप लॉस बना लीजिए, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से सोच रहे हैं तो। और वापस से अपसाइड के ट्रिगर जो है 194 से 210 जो लेवल दिए वो लेवल ध्यान में रख सकते हैं। बट पूरा ही अगर आपको लगा हुआ है, आपको एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से करना है, तो 50% बेच के 50% होल्ड कर लो। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है हमारे को समझ में आ रही है। बिल्कुल। तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ 194 से 210 के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ये महेश सर का मानना है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर ब्रजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। ब्रजेश सर, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस धूम मचा रखी है इस शेयर ने,
आपका क्या व्यू है सर? टेक्निकल चार्ट पर वैसे तो बने ही नहीं होंगे, 2 ही दिन के चार्ट हैं, लेकिन इंट्राडे में जो भी आप स्टडी करते हैं उसके लिहाज से सर ने 165 के स्टॉप लॉस के साथ 194 और 210। आज बजाज कैपिटल की भी बजाज हाउसिंग पर फिलिप कैपिटल की भी रिपोर्ट है, लक्ष्य 210 का आया है उनका। सिर्फ एक लाइन में अगर कहूँ तो शॉर्ट टर्म को ना देख के थोड़ा लॉन्गर टर्म को देखा जाए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। अगर आईपीओ में लगाए तो वेल एंड वेरी गुड, नहीं लगाए तो आप ये मान के सकते हैं कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे यू कैन कीप इट फॉर अ 6 मंथ और 1 ईयर टाइम। नाउ रिगार्डिंग द पॉइंट, आपका प्रश्न था कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव या शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या लग रहा है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि एक्सक्यूज मी 179 180 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। वहाँ से लेके 175 तक के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। रही बात ये कि स्टॉप लॉस की, तो मेरा सुझाव रहेगा कि विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 169 एक्सक्यूज मी 169 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं मौजूदा स्तर से लेके 175 तक के रेट में। ऊपर का जो लक्ष्य रहेगा जहां पर आपको सप्लाई जोन मिलेगी, तो एक माइनर हर्डल है 185 के आसपास, पर वो एक्सक्यूज मी पर वो मुझे दिख रहा है कि वो वाइप ऑफ हो जाएगा। और अगर मैं कहूं तो एक 201 से लेके 204 का टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो अगर आपका व्यू 2 से 4 दिन के लिहाज से है तो 169 का स्टॉप लॉस और 201 से लेके 204 का टारगेट। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस 165 से 169 हमारे दोनों ही मेहमानों का हो गया, और जो टारगेट है महेश सर का 194 से 210 का है, और ब्रिजेश सर का भी 201 से 204 है। अब टारगेट आप अपनी सहूलियत के लिहाज से लगा लें, स्टॉप लॉस भी आप अपनी सहूलियत के लिहाज से लगा लें। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों ही हमारे गेस्ट बुलिश हैं। कल भी हमारी इस पर बात हुई थी। जो एसबीआई कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हैं सनी अग्रवाल जी, उन्होंने तो कहा कि 10 साल के लिए भी रख सकते हैं स्टॉक, 8-10 गुना भी हो जाएगा। तो उस तरह से भी इस काउंटर को सोचा जा सकता है। लेकिन सर आज एक और काउंटर लिस्ट हुआ है पीएन गार्डजिल, जहां पर की शानदार लिस्टिंग हुई है। इस कंपनी की 74% प्रीमियम पर ये काउंटर लिस्ट हुआ है। अगर हम देखें तो इशू प्राइस 480 रुपये था, आईपीओ करीब 59 गुना सब्सक्राइब हुआ। बहुत ही शानदार आजकल सब्सक्रिप्शन आ रहा है। आईपीओ लाने वाली कंपनियों को सबसे ज़्यादा खुशी इस समय मिल रही होगी जिस तरह की वैल्यूएशन मार्केट में मिल रही है। FY24 में आय इनकी करीब 6,111 करोड़ रुपए थी, आय भी कम नहीं है। एबिटा लेकिन 269 करोड़ रुपए, 4% एबिटा मार्जिन पर करीब काम करती है कंपनी। महेश सर कैसे देखते हैं इस काउंटर को? नहीं, काउंटर स्पेसिफिक अगर देखें तो यहाँ पे हमारे को ये काउंटर अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर किसको लगा है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। स्पेसिफिक इसके अंदर हमारा आईपीओ नोट भी हमने रिलीज किया था और स्पेसिफिक कवरेज भी थी। हमारे को कहीं ना कहीं में लगता था कि ये स्टॉक्स जो है यहाँ पे एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और इसको सब्सक्राइब किया जा सकता है लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये स्टॉक्स अगर यहाँ से थोड़ा सा वापस से कोई भी इन्वेस्टर को डिप मिलता है तो वहां पे खरीदी करके चला जा सकता है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखे तो यहाँ पे एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद यहाँ पे भी बन रही है। कंपेयर टू लिस्टेड प्लेयर है जो यहाँ पे एक लगता है कि एक नया लिस्टिंग प्लेयर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो दे रहा है, तो यहाँ पे एक नजरिया पॉजिटिव बन रहा है और आगे आउटलुक जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव है। और बाकी सारे कुछ अगर आप दूसरे भी कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने को या पॉजिटिव नोट अपने को देखने को मिल सकता है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। को पावर्ड बाय टेक्नो।